हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अमित क्लासेस आगरा के स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों आज की ये जो क्लास है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है दोस्तों, क्योंकि आज हम सीटेट ईवीएस की क्लास को लेकर के उपस्थित हुए हैं। इस क्लास में दोस्तों टॉप 30 प्रश्नों को शामिल किया हुआ है और ये जो टॉप 30 प्रश्न है ये बार बार परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है दोस्तों। तो बिल्कुल देरी न करते हुए आइए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, स्टार्ट करने से भी पहले जितने भी भाई बहनों ने अभी तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सभी भाई बहन चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं। ये सुपरफास्ट रिवीजन है दोस्तों, आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों यहाँ किस राष्ट्रीय उद्यान को पूर्व में हेली का राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है। तो आपको बताना है ऐसा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जिसको हेली का राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है। तो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा कि किसे कहा जाता है। क्या जिम कॉर्बेट को कहा जाता है? बताइएगा, क्या जिम कॉर्बेट को कहा जाता है? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान को कहा जाता है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान को कहा जाता है? आप बोलोगे सर और इनमें से कोई नहीं, तो आप बोलोगे ये तो है नहीं है। अब बात करते हैं दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका कहाँ है? ये आपका यूपी में है। और यूपी में एक और है जिसका नाम क्या है दोस्तों? चंद्रप्रभा। क्या है? चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान। राजा जी बात करते हैं, ये आपका यूके यानी उत्तराखंड में स्थित है दोस्तों। और ये जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान ये भी आपका यूके में स्थित है यानी उत्तराखंड में स्थित है दोस्तों। और एक बात और कि पूर्व में हेली का राष्ट्रीय उद्यान ये कौन सा है? जिम कॉर्बेट को ही जाना जाता था। और इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1935 में। और उस समय इसे हेली का नामक राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता था। फिर बाद में इसका नाम फिर बदला गया, तो इसका नाम क्या रख दिया? रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान इसका नाम रख दिया। और ये रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान इसका नाम कब रखा था ये भी आपको पता होना चाहिए। ये कब रखा था? 1947 में नाम रखा था। फिर इसके बाद में फिर इसका नाम बदलाव हुआ। और फिर बदलाव कब हुआ था दोस्तों? 1957 में बदलाव हुआ था। और तब जाकर इसका नाम क्या हो गया था? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान हो गया था दोस्तों। तो इतना आपको ध्यान में रखना है। उत्तराखंड की बात करते हैं दोस्तों, तो उत्तराखंड में ही आपकी क्या है? उत्तराखंड में ही आपकी फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान ये भी आपका कहाँ है? ये भी आपका उत्तराखंड में है, ध्यान में रखना है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इसमें आपसे क्या कहा गया है? क्वाशरकोर नामक रोग की कमी से होता है, बताना है। ये जो रोग है ये किसकी कमी के कारण होता है? आपको कमेंट करके मुझे बताना है। क्या कार्बोहाइड्रेट की कमी के कारण होता है, प्रोटीन की कमी के कारण होता है, विटामिन की कमी के कारण होता है, या आयोडीन की कमी के कारण होता है? बात करते हैं दोस्तों आयोडीन की कमी के कारण। आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? बताइएगा। हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। क्या? हड्डियां कमजोर हो जाती हैं यानी हड्डी संबंधी रोग हो जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों। और एक बात और, आयोडीन की कमी से घेंगा नामक रोग भी होता है, घेंगा नामक रोग हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटीन। प्रोटीन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट। इसमें आपसे क्या कहा गया है देखिएगा। रिएक्टर पैमाने से की तीव्रता मापते हैं, यानी रिएक्टर पैमाने से आप किसकी तीव्रता मापते हो ये आपको बताना है। तो कमेंट करके मुझे बताइएगा रिएक्टर पैमाने से किसकी तीव्रता मापते हैं। और रिएक्टर पैमाने में कितने अंक होते हैं? 0 से लेकर के 9 अंक होते हैं। ठीक है दोस्तों, 0 से लेकर के 9 अंक होते हैं। और इससे किसकी क्या मापा जाता है? आप बोलोगे भूकंप की तीव्रता मापी जाती है, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट। ये आपको ध्यान में रखना है प्रश्न नंबर 4। देखिएगा इसमें आपसे क्या कहा गया है। इसमें आपसे कहा गया है वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष मनाया जाता है। वन्य प्राणी सप्ताह जो है प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है ये आपको पता होना चाहिए। पूरे विश्व भर में मनाया जाता है, बहुत ही बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। ये कब मनाया जाता है? अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में, या हम कह सकते हैं 1 से आपका 7 अक्टूबर के बीच में मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5 देखिएगा, इसमें क्या बोला? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पेड़ पौधे बाहर निकालने वाली गैस है, यानी हरे पेड़ पौधे कौन सी गैस बाहर निकालते हैं? सब जानते हैं कौन सी गैस बाहर निकालते हैं, कमेंट करके मुझे बताइएगा। सब जानते हैं ऑक्सीजन निकालते हैं। और कार्बन डाई गैस को क्या करते हैं? अवशोषण करते हैं। अवशोषण कौन किसका करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का। और ऑक्सीजन का क्या करते हैं? उत्सर्जन करते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों। उत्सर्जन किसका करते हैं? ठीक है, और उत्सर्जन किसका करते हैं? ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिएगा इसमें आपसे क्या बोला है?
चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन जो है नष्ट हो जाता है, ये आपको बताना है। यानी ऐसा कौन सा विटामिन है अगर हम उस पर चावल पे पॉलिश कर दें उसकी, तो वो विटामिन क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, और उसी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है ये भी आपको बताना पड़ेगा। तो बताइए कौन सा रोग हो जाता है, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि कौन सा रोग हो जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, थायरीन हो जाता है। और थायरीन कौन सी विटामिन बी की कमी के कारण होता है, और विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों, वेरी 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 रोग हो जाता है। यानी आपका कहने मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है दोस्तों कि अगर विटामिन कौन सा नष्ट हो जाएगा, बी1, और बी1 की कमी से, बी1 क्या है, थायरीन, और इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाएगा, आपको वेरी वेरी रोग हो जाएगा दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7, इसमें आपसे क्या बोला गया है, देखिएगा, लौंग एवं केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं। यानी लौंग है, केसर है, ये पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं, ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है, बताइएगा। तो देखिए लौंग आपने देखी होगी, लौंग आपकी कैसी होती है, ऐसी ही तो होती है, देखो फूल के आकार की, तो किसके, फूल से। और केसर भी क्या है, केसर भी क्या है, फूल है, ठीक है, एक पौधा होता है उससे प्राप्त होता है दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। और केसर का उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है, और लौंग का किस राज्य में होता है, ये भी आपको बताना है। तो बात करते हैं दोस्तों लौंग की, तो लौंग का उत्पादन कहाँ होता है दोस्तों, केरल में होता है। और केरल में ही क्या है दोस्तों, शांत घाटी, शांत घाटी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और केरल में ही क्या होती है, नावों की रेस होती है। बात करते हैं दोस्तों केरल की, के से देख लो, का से क्या हो जाएगा आपका, बोलो, जम्मू कश्मीर, क्या हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में क्या होती है आपकी, जम्मू कश्मीर में क्या होता है, केसर की खेती होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए, कश्मीर, ठीक है दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और यहीं पे क्या है, डल झील है, शेषनाग झील है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, नागिन झील है, ये सारी क्या है आपकी जम्मू कश्मीर में स्थित है दोस्तों। तो चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, अगर अच्छी लग रही हो तो सभी भाई बहन लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की, निम्न में से कौन सा उत्तराखंड, उत्तराखंड आ गया तो आपको एक बात ध्यान में रखनी है तुरंत, फूलों की घाटी, फूलों की घाटी आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों। और फूलों की घाटी, फूल की घाटी के साथ साथ राजा जी आपको ध्यान में रखने हैं, राजा जी राष्ट्रीय उद्यान भी है। और दूसरा आपका कहाँ है, अभी अभी आपको पढ़ाया था, जिम कार्बेट, कौन सा, जिम कार्बेट, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। इसी का पहला नाम क्या है, रामगंगा है, उससे भी पहला नाम क्या है, हेली का राष्ट्रीय उद्यान। इसका राज्य का प्रतीक नहीं है, यानी ये 4 दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा प्रतीक नहीं है। तो कमेंट करके मुझे बताओ कौन सा प्रतीक नहीं है, कमेंट करो। उत्तराखंड का राज्य प्रतीक क्या है आपका, बताओ, देखिए, बताइए, कमेंट करके मुझे बताइए। देखिए बात करते हैं राजकीय प्रतीक क्या है, बात करते हैं राजकीय पक्षी, वो क्या है, राजकीय पक्षी कौन है, ये पक्षी है, कौन सा, राजकीय पक्षी, यानी मोनाल है। बात करते हैं दोस्तों वृक्ष की, ये क्या है आपका वृक्ष, ये आपका वृक्ष है, क्या है दोस्तों, वृक्ष है दोस्तों। और कस्तूरी मृग आप सभी लोग जान गए होंगे, ये क्या है आपका, पशु है, ये क्या है, पशु, ये आपके क्या है, उत्तराखंड के राज्य के प्रतीक है। लेकिन बात करें बाघ की, ये आपका भारत का राष्ट्रीय क्या है, ये भारत का राष्ट्रीय पशु है, ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दोस्तों बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की, देखिएगा इसमें आपसे क्या बोला गया, हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए 3 आर हैं। अब 3 आर कौन कौन से हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले पर्यावरण आपको पता होना चाहिए, एक मनाते हैं दोस्तों 5 जून को मनाते हैं। और एक 1992 में एक नीति तैयार की गई थी पर्यावरण संरक्षण को बचाने के लिए, और उसमें बयां किया गया था 3 आर। अब 3 आर का दोस्तों मतलब क्या है, पहले आर का मतलब क्या है, पहले आर का मतलब क्या है, रिड्यूस, क्या है, रिड्यूस है। दूसरे आर का मतलब क्या है दोस्तों, रीयूज है, रीयूज है दोस्तों। और तीसरे आर का मतलब क्या है, रिसाइकिल है, ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है, तीसरे आर का मतलब क्या है, रिसाइकिल है। और इसका क्या मतलब है, रिड्यूस का मतलब क्या होता है, कम करना, तो देखो इसमें दिया नहीं है, इसमें दिया है कम उपयोग, इसमें भी दिया है, ठीक है। चक्रण, चक्रण का मतलब क्या होता है, रिसाइकिल होता है। रीयूज का मतलब प्रयोग, तो इसमें निर्माण दिया है, इसमें भी निर्माण दिया है, और इसमें संरचना दी है, ये गलत हो गया। तो आपका जो आपका ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी कम उपयोग, पुनः चक्रण और पुनः उपयोग, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, और ये प्रश्न जो है कई बार एग्जाम में आया हुआ भी है, कई बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है ये, ऐसा नहीं है कि आया नहीं हो, कब बहुत बार आया हुआ प्रश्न है। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
प्रश्न नंबर 10। और प्रश्न नंबर 10 में देखिएगा क्या बोला है आपसे। प्रश्न नंबर 10 में बोला है ऊर्जा का अप्रदूषकीय स्रोत है। अब उनमें से कौन सा है अप्रदूषकीय स्रोत, ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है। तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कि कौन सा है, यानी जिससे क्या है प्रदूषक नहीं होता। देखिए नाभिकीय ऊर्जा से प्रदूषण होता है, पेट्रोल से भी होता है, डीजल से भी होता है। सौर ऊर्जा से कोई प्रदूषण नहीं होता। तो आपका जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इसमें आपसे क्या बोला है पृथ्वी का ऊष्मायन का अर्थ है। अब पृथ्वी के ऊष्मायन का क्या अर्थ है दोस्तों, बताइएगा कमेंट करके। पृथ्वी के ऊष्मायन का क्या अर्थ है। पवन ऊर्जा के कारण पृथ्वी का ताप बढ़, पवन ऊर्जा के कारण पृथ्वी का ताप कब से बढ़ने लग गया। पृथ्वी का ताप किससे बढ़ता है, वैश्विक तापमान से बढ़ता है। वैश्विक तापमान का मतलब ग्रीन हाउस से, ठीक है। हरित गृह के कारण क्या होता है, पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। तो घने जंगलों में वायुमंडल गैस उत्सर्जन गलत हो गया। समुद्र में ज्वार भाटा गलत। आपका ऑप्शन जो आपका ए है वो करेक्ट हो जाएगा। ग्रीन हाउस गैस द्वारा पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। और ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी होती हैं, जैसे सीएफसी की हो गई, ठीक है, सीएफसी हो गई, और आपकी कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, आपकी N2O हो गई, CH3 हो गई। ये क्या है आपकी ग्रीन हाउस गैसें हैं दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखनी है। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। तो सभी भाई बहन लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। देखिएगा इसमें आपसे क्या बोला है कार्बन डेटिंग। अब कार्बन डेटिंग विधि प्रयुक्त की जाती है, यानी कार्बन डेटिंग जो विधि है क्यों प्रयुक्त की जाती है ये आपको बताना है। बताइएगा कमेंट करके मुझे बताइएगा कि कार्बन डेटिंग। अब कार्बन डेटिंग की फुल फॉर्म क्या है, C14 आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, छोटी क्लास में मतलब 12th क्लास वगैरह में पढ़ा होगा केमिस्ट्री में। C14 से क्या होता है, इसकी खोज हुई थी। C14 की कब हुई थी ये आपको बताना है। 27 फरवरी 1940 में क्या है इसकी खोज हुई थी C14 की, ठीक है दोस्तों। और किसने की थी, मार्टिन कैमेन ने की थी। किसने की थी दोस्तों, मार्टिन कैमेन ने की थी इसकी खोज, ठीक है दोस्तों। ये आपको पता होना चाहिए। और ये जो है खोज हो गई, फिर इसके बाद में इसका मतलब क्या होता है ये भी तो आपको बताना है। कार्बन डेटिंग का स्थान ज्ञात करने के लिए, वस्तुओं की आयु ज्ञात करने के लिए, लिपि को पहचानने के लिए, वस्तु की पहचान के लिए। गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। स्थान की नहीं, कोई भी वस्तु कितनी पुरानी है उसकी पहचान करने के लिए कार्बन डेटिंग की जाती है, यानी C14 के द्वारा उसकी पता चल जाती है कि कोई भी जैसे मूर्ति अगर जमीन में से निकली है तो अगर उसका कार्बन परीक्षण अगर आप करोगे तो पता चल जाएगा वो कितने साल पुरानी मूर्ति है। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बात करते हैं प्रश्न नंबर 13। अम्लीय वर्षा से ऐतिहासिक इमारतें एवं मूर्तियां का क्षरण होना कहलाता है। बताइए क्या कहलाता है वे, कमेंट करके मुझे बताइए। डाई डिपोजिशन कहलाता है, स्टोन लेप्रोसी कहलाता है, एरोसोल कहलाता है, इनमें से कोई नहीं। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपका राइट आंसर क्या है इसमें, कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो देखिए सबसे पहले बात होती है अम्लीय वर्षा होती किससे है, जब वर्षा के जल में सल्फर डाइऑक्साइड मिल जाता है तो वह क्या है अम्लीय वर्षा हो जाती है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्टोन लेप्रोसी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14, इसमें आपसे क्या बोला है, स्पर्श गंगा अभियान का मुख्य उद्देश्य बताइए। स्पर्श गंगा का अभियान का मुख्य उद्देश्य आपको बताना है। स्वास्थ्य सुरक्षा गलत हो जाएगा, नदियों को जोड़ना गलत, मंदिरों का निर्माण गलत, क्या हो जाएगा गंगा की स्वच्छता। गंगा की स्वच्छता जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और इस अभियान की शुरुआत कब की गई थी, 2009 में की गई थी, ठीक है दोस्तों। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और किसके द्वारा की गई थी ये भी आपको कमेंट करके मुझे बताना है कि इसकी जो शुरुआत है किसके द्वारा की गई थी, ये आपको कहां से शुरुआत हुई थी ये भी आपको बताना है। बताइए यूके से शुरुआत हुई थी। और यूके के सीएम थे, कौन सीएम थे उस समय जिन्होंने इसकी घोषणा की थी, रमेश पोखरियाल। क्या नाम था, रमेश पोखरियाल, ठीक है दोस्तों। ये इनका क्या है नाम था दोस्तों जब ये सीएम थे। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 15 की। देखिएगा इसमें आपसे क्या बोला गया है, मिनी माता जो आपका 1 2 3। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 15 की। मिनी माता रोग प्रदूषण जनित रोग है, ठीक है। जो परिणाम है बताइए किसका परिणाम है। अब आपको पता होना चाहिए कि मिनी माता रोग की शुरुआत कहां से हुई थी, जापान में हुई थी। जापान में एक बंदरगाह है, वहां पर क्या है पानी में क्या हो गया था, पारे की अधिक मात्रा के कारण क्या हो गया था, वहां पर मिनी माता रोग हो गया था। और ये उस बंदरगाह का नाम क्या था, मिनी माता ही था, और वहीं के नाम से इसका नाम मिनी माता हो गया। समुद्र में बिखरे तेल का वायुमंडल में आर्सेनिक
आर्सेनिक गलत हो गया, बिखरे तेल गलत हो गया। औद्योगिक पारे अपशिष्ट को पानी में छोड़ने से, पारा, पारा यानी पारा को ही क्या बोलते हैं, मरकरी, क्या बोलते हैं दोस्तों, मरकरी बोलते हैं। इसका संकेत क्या होता है, Hg होता है। तो डी गलत हो जाएगा, बी गलत और सी गलत, यानी आपका ऑप्शन सी है दोस्तों, वो करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16, इसमें आपसे बोला अंतरराष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल स्तर पर वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु संस्था है, यानी ऐसी कौन सी संस्था है जो वन्य जीवों से क्या करती है, रक्षा करती है। कमेंट करके मुझे बताइए, उनकी सुरक्षा प्रदान करती है, कमेंट करके मुझे बताइए कि उसका नाम क्या है। उसका नाम क्या है, IUCN। क्या है, IUCN है। इसकी फुल फॉर्म क्या है, ये भी मैं आपको बता चुका हूं, फिर भी बता दे रहा हूं। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर क्या है, फुल फॉर्म है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1948 में क्या हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों। और कहां हुई थी, इंग्लैंड के स्विट्जरलैंड में हुई थी। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 17। देखिएगा इसमें आपसे क्या बोला है, इसमें आपसे कहा गया है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। इसमें आपसे बोला गया है भारत के किस राज्य में पानी पंचायत प्रारंभ हुई, बताइए भारत के किस राज्य में पानी पंचायत प्रारंभ हुई थी। बात करते हैं सबसे पहले केरल की। आप जानते हो, बार बार मैं बता चुका हूं, नाबो की रेस। नाबो की रेस कहां होती है, ये आपकी केरल में होती है। राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में क्या है, राजस्थान की राजधानी जयपुर है। केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य, सरिस्का, रणथंभौर, ये सारे क्या है आपके राजस्थान में स्थित है। आंध्र प्रदेश की बात करते हैं, पोचमपल्ली चित्रकारी है, वो कहां होती है, आपकी आंध्र प्रदेश में होती है। महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। पानी की पंचायत प्रारंभ कहां से हुई थी, महाराष्ट्र में हुई थी। और महाराष्ट्र में ही क्या होती है दोस्तों, बरली चित्रकारी। जो आपकी बरली जो चित्रकारी है, ये कहां होती है दोस्तों, ये आपकी महाराष्ट्र में होती है। और ये भी आपको ध्यान में रखना है, इसकी शुरुआत कब हुई थी, इसकी शुरुआत हुई थी 1972 में हुई थी। 1972 में पानी की पंचायत की शुरुआत हुई थी। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18, ओजोन परत। बात आती है ओजोन परत, तुरंत आपको ध्यान में रखना है क्या, समताप मंडल। समताप मंडल सूर्य से आने वाली किन किरणों को रोकती है, ये आपको बताना है। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि सूर्य से आने वाली किन किरणों को ये आपकी ओजोन परत रोकती है। कमेंट करके मुझे बताइएगा कौन रोकती है, आपका राइट आंसर बताइए, कौन सी किरणों को आने से रोकती है। अवरक्त किरणें, एक्स किरणें, परावैंगनी, सब जानते हैं कौन सी, यूवीसी। कौन सी दोस्तों, यूवीसी। ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेज जो आपकी सी है इन्हें रोकती है, यानी परावैंगनी किरणों को रोकती है। अगर नहीं रोकेगी तो कैसे रोग हो जाएंगे, कैंसर हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा, त्वचा संबंधी कैंसर नामक रोग हो जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर देखो 19 में आपसे क्या बोला गया है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, और कई बार एग्जामों में पूछा भी गया है। संरक्षण या विनाश पुस्तक के लेखक हैं, बताइए कौन है। संरक्षण या विनाश नामक जो एक पुस्तक है, इसके लेखक कौन है, ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है। बताइए क्या सरला बहन है, बाबा आमटे हैं, पांडुरंग हेगड़े हैं, या रस्किन बॉन्ड है। पांडुरंग हेगड़े की बात करते हैं दोस्तों, तो अपीको आंदोलन के जनक है। कौन है, अपीको आंदोलन। अपीको आंदोलन हुआ था, उसके कौन जनक कौन है आपके, पांडुरंग हेगड़े। वही बात करते हैं बाबा आमटे। बाबा आमटे के साथ में मेधा पाटेकर कौन है, मेधा पाटेकर हैं। ये इन्होंने कौन सा अभियान चलाया था, नर्मदा बचाओ, नर्मदा बचाओ अभियान चलाया था। ठीक है, नर्मदा बचाओ अभियान किसने चलाया था, बाबा आमटे और मेधा पाटेकर ने चलाया था। तो सरला बहन इसका राइट आंसर हो जाएगा कि संरक्षण और विनाश जो पुस्तक है पर्यावरण के लिए किसने लिखी थी, सरला बहन ने लिखी थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सरला बहन। हाँ, चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 20, इसमें आपसे क्या बोला, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य क्या यूपी है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है या मध्य प्रदेश है। बताइए मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, भोपाल है दोस्तों। और भोपाल में ही भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, कब हुई थी, 2-3 दिसंबर 1984 की रात को। यूनियन कार्बाइड कंपनी का नाम था। और कि कौन सी गैस के रिसाव के कारण यह घटना हुई थी, मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण यह घटना हुई थी, ये आपको पता होना चाहिए। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश के दो महत्वपूर्ण नृत्यों के नाम बताइए, कौन कौन से दो महत्वपूर्ण नृत्य हैं, बताइएगा कमेंट करें, रासलीला और रामलीला। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा आपको राज्य बताना है, तो कमेंट करके मुझे बताइए कि क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है।
देखिए अगर बात करते हैं, यहाँ पूछा जनसंख्या के आधार पर, ये कौन है, जनसंख्या के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर क्या है, उत्तर प्रदेश है। लेकिन क्षेत्रफल के आधार पर कौन है, राजस्थान है। अब कुल कितना क्षेत्रफल है ये भी आपको पता होना चाहिए, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर जो है इसका क्या है, क्षेत्रफल है दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला नंबर किसका आता है, राजस्थान का आता है क्षेत्रफल के मामले में, पहला नंबर राजस्थान का आता है, ठीक है। और दूसरे नंबर पे कौन आता है बताइएगा, एमपी आता है, एमपी आता है। और तीसरे नंबर पे कौन आता है, महाराष्ट्र आता है, महाराष्ट्र आता है, ठीक है। चौथे नंबर पे कौन आता है, उत्तर प्रदेश आता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। क्षेत्रफल के हिसाब से चौथे नंबर पे कौन आता है, यूपी आता है। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत के 4 बड़े राज्य कौन कौन से हैं, राजस्थान है, महाराष्ट्र, वो एमपी है, महाराष्ट्र और यूपी है, ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 21, वह कौन सा पक्षी है जो सबसे ऊंचे पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर अपना घोंसला बनाता है। किसी भी पेड़ की, अगर इसकी जगह ये आ जाता, किसी भी पेड़ की, किसी भी पेड़ की ऊंची डाली पर घोंसला, डाली पर घोंसला कौन बनाता है, ये आपका कौवा बनाता है, कौन, कौवा बनाता है, ठीक है। किसी भी पेड़ की ऊंची डाली पर, लेकिन सबसे ऊंची पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर कौन घोंसला बनाता है, ये आपका चील बनाती है, कौन बनाती है, चील बनाती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती, कोयल अपना घोंसले किसके घोंसले में अंडे देती है, कौवे के घोंसले में अंडा देती है। शुतुरमुर्ग अपना घोंसला जो है वो जमीन के अंदर छोटा थोड़ा सा गड्ढा करेगा और उसके अंदर क्या करेगा, उसमें अंडे दे देगा। बात करते हैं कबूतर की, कबूतर कहां देते हैं, खंडरों में या पुराने मकानों में अपना घोंसला बनाते हैं। चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 22, सन 1992 में पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ था, ये आपको बताना है। यानी पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहां हुआ था, ये आपको बताना है, बताइएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा कहां हुआ था। आप सब बोल रहे हो कहां हुआ था, सब जानते हैं रियो डी जेनेरियो में हुआ था, और ये कहां है, ब्राजील में है दोस्तों, ब्राजील में स्थित है दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 23, भूमिगत जल स्तर को उसके प्राकृतिक स्तर पर पुनः नहीं है, पुनः लाने के लिए निम्न में से कौन सा उपाय सही होगा बताइए। पारस्परिक फसलों को उगाया जाना, धान एवं गन्ने के उगाए जाने वाले क्षेत्रफल को बढ़ाना, यानी जैसे मान लो 2 किलोमीटर वर्ग एरिया में लग रहा है धान और गन्ना, तो उसे 4 किलोमीटर कर देना। पाताल तोड़ कुओं का अधिक निर्माण किया जाना, औद्योगिकरण को बढ़ावा देना। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए आप बोलोगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, पाताल तोड़ कुओं का अधिक निर्माण करना। तो क्या हो जाएगा, भूमिगत जल जो है वो पुनः सही हो जाएगा, पुनः सही यानी प्राकृतिक स्तर पर आ जाएगा। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 24 की, वह कौन सा जानवर है जो पेड़ से उल्टा लटक कर 17 घंटे सोता है और सबसे आलसी जानवर भी है, अच्छा तैराक भी है। तुरंत आपको आंख बंद करके पता चल गया होगा और तुरंत आप टिक लगाने में क्या हो जाएगा, स्लॉथ हो जाएगा। यह अच्छा तैराक भी है, ये अपने, इसकी आयु कितनी होती है, इसकी आयु 40 वर्ष होती है और अपने जीवन काल में केवल 8 पेड़ों पर ही निवास करता है, यानी एक पेड़ पर 5 साल रहता है, जिस पेड़ पे रहता है उसी की पत्तियां खाता है। हाथी की बात करते हैं, इसे विरासत पशु कहते हैं, क्या बोलते हैं, विरासत पशु के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। बाघ दिवस कब मनाते हैं, 29 जुलाई को मनाते हैं दोस्तों, 29 जुलाई को मनाते हैं। और प्रोजेक्ट बाघ जो है यानी प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था, 1973 में आया था। 1972 में कौन आया था ये भी आपको बताना है, प्रोजेक्ट शेर आया था। चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 25, अब देखिएगा इसमें आपसे क्या पूछा गया है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, कई बार एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है ये। तो सभी भाई बहन जितने भी लाइव देख रहे हैं चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बात करते हैं मनुष्य की तुलना में 6 गुना अधिक कौन से जानवर देख सकते हैं। बात करते हैं मनुष्य की तुलना में 4 गुना कौन से देख सकते हैं, पहले ये आपको पता होना चाहिए। 4 गुना कौन कौन से देख सकते हैं, ये आपका पहला हो गया गिद्ध, गिद्ध हो गया, चील हो गया और बाज। ये क्या है, ये 4 गुना अधिक देख सकते हैं मनुष्य की तुलना में। क्यों, क्योंकि इनके 2 पैर होते हैं और 2 ही
और दो ही क्या होते हैं, दो ही आंखें होती हैं, इसलिए 4 गुना अधिक देख लेते हैं। लेकिन बात करते हैं जानवर की, बात हो रही है, ये तो पक्षी हो गए, तो शेर है, बाघ है, चीता है, यानी उपरोक्त सभी। ये जो 3 हैं ये क्या मनुष्य की तुलना में 6 गुना अधिक देख लेते हैं। क्यों? क्योंकि इनके 4 पैर होते हैं, 2 आंखें होती हैं, और दोनों को अगर जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा, और 6 गुना मनुष्य से अधिक देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बहुत ही बढ़िया बढ़िया प्रश्न है दोस्तों ये इस बार सीटेट में आएंगे ही आएंगे। इसमें बोला गया है निम्नलिखित में से पृथ्वी पर कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र सबसे बड़ा है? बताइए, क्या रेगिस्तान है, समुद्र है, वन है, कृषि भूमि है? सब जानते हैं समुद्र है। क्यों? क्योंकि समुद्र पूरी पृथ्वी का 71% क्या है, भाग जो है वो जल से घिरा है, यानी समुद्र से घिरा हुआ है। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और बहुत सारे जीव भी समुद्र में पाए जाते हैं। कई प्रजातियां ऐसी हैं जिनका आज तक नाम भी नहीं पता है, ऐसी ऐसी प्रजातियां पाई जाती हैं। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार का नाम क्या है? बताइए। पर्यावरण मित्र है, पर्यावरण श्री है, तरु मित्र है, या वृक्ष मित्र है? कमेंट करके मुझे बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि ये जो पुरस्कार दिया जाता है कब से दिया जाता था, इसका नाम क्या है, बताइएगा। कमेंट करके मुझे नाम बताइएगा कि इसका नाम क्या है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा दोस्तों? वृक्षमित्र नाम है इसका। इंदिरा प्रियदर्शनी, पूरा नाम क्या हो जाएगा इसका? पूरा नाम लिख दे रहा हूं, इंदिरा प्रियदर्शनी। इंदिरा प्रियदर्शनी इसका पूरा नाम है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1986 से हुई थी। ठीक है। पर्यावरण संरक्षण जो अधिनियम है यह भी आपका 1986 में ही आया था। पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं दोस्तों? 5 जून को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 5 जून को मनाते हैं, यह भी आपको पता होना चाहिए। चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 28, इसमें क्या बताना है? निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? नेगेटिव बताना है। जेट्रोपा क्या है? बायोडीजल का पौधा है, यह भी सही बात है। रिंगाल इमारती लकड़ी है, आप बोलोगे गलत। ये जो है ये बांस जैसी होती है, परंतु बांस नहीं है, यानी ये बांस जैसी पत्तेदार लकड़ी होती है। कैसी होती है? पत्तेदार लकड़ी होती है, या झाड़ी होती है, या झाड़ी नुमा होती है, ये भी लिख सकते हैं। क्या होती है? झाड़ी नुमा होती है, यानी ये ऐसी लकड़ी होती है। तो इसमें बोला इमारती लकड़ी नहीं होती, यानी इस लकड़ी से इमारत का निर्माण नहीं होता। सांप कितने प्रकार के पाए जाते हैं? 4 प्रकार के पाए जाते हैं। कौन कौन से? पहले का नाम है करैत, अफाई, नाग और दुबोइया। ये 4 प्रकार के पाए जाते हैं। खेजड़ी वृक्ष कहाँ है? राजस्थान में पाया जाता है, ये भी सही है। यानी आपका ऑप्शन जो बी है वो गलत हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 29, इसमें आपसे क्या बोला है? निम्न में से प्रक्रियाओं का, यानी ये जो प्रक्रियाएं दी गई इनमें से कौन सा युग्म पौधों को जंतुओं से अलग करता है? बताओ। पौधों को जंतुओं से अलग करता है, यानी पौधों और जंतुओं में भिन्नता पाई जाती है। बताना है आपको इनमें से कौन सा है। बताइए। श्वसन एवं प्रजनन पौधे भी करते हैं और जंतुएं भी करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया तथा सेंट्रोसोम ये भी होता है। क्लोरोफिल और रसदानी। ठीक है। रसदानी किसमें होता है? जंतुओं में होता है, जबकि पौधों में क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। यानी ये अंतर पाया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। बहुत ही बढ़िया बढ़िया प्रश्न है ये। ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही हो तो सभी भाई बहन लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ये। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं प्रश्न नंबर 30 की, जो कि बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। कक्षा 4 की एक शिक्षिका ने अपने शिक्षार्थियों से कहा है, यानी कक्षा 4 की एक मैडम जी हैं, उन्होंने अपने छात्र से कहा है कि कुछ वयोवृद्ध लोग, यानी कुछ बूढ़े बुजुर्ग लोगों से यह पूछिएगा कि जब वह जवान थे तो क्या उन्होंने कुछ पौधे ऐसे देखे थे जो आजकल नहीं दिखाई देते हैं। यानी कुछ ऐसे पौधे देखे होंगे जो अब दिखाई नहीं देते, पहले दिखाई देते थे। उपरोक्त प्रश्न को पूछे जाने में से कौन सा कौशल का आकलन संभावित नहीं है? बताइए। यानी ऐसा कौन सा कौशल है जिसका क्या हो जाएगा? जिसकी संभावना नहीं है। बताइए। अभिव्यक्ति होगी, सही बात है, अभिव्यक्ति होगी। प्रश्न भी पूछेंगे एक दूसरे से, पाया जाता था, वो बोलेंगे नहीं पाया जाता। क्यों नहीं पाया जाता था? पाया जाता है तो कहाँ पाया जाता है, इसके बारे में चर्चा करना, तो चर्चा भी हो जाएगा, लेकिन प्रयोग नहीं हो पाएगा। और प्रयोग नहीं हो पाएगा तो इसमें नेगेटिव भी पूछा था,
तो आपका ऑप्शन नंबर जो आपका ए है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो सभी भाई बहन लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।